बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाहौर की स्मॉग में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वैसे परेशानी वाली बात है क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है और मैं कल भी बात करी थी कि अब लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो ब्रीदिंग के हैं या ओवरऑल हैं। क्योंकि कल हमारी जब रिपोर्टर भी फील्ड के अंदर थी वो भी यही बता रही थी कि जी हमें इतनी हम मुज़रिर सेहत और टॉक्सिक गैसेस जो है अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं स्मॉग की शक्ल में, और वो जाहिर है हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। स्कूल्स बंद किए गए हैं, लेकिन जाहिर है कि एक्सपोजर तो है, बाहर लोगों ने जाना भी है। सो बी सेफ़। ये मैं रोज़ प्रोग्राम के आगाज़ में कहती हूँ कि मैं ख़ुद इस स्मॉग में आती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। ओवरऑल जी आज हम मुल्की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े तजर्बाकार, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, और उनकी सियासत के हवाले से जो कह लें बहुत सेंसिबल सियासत करते हैं। लेकिन जो हम 2-4 दिन से बल्कि इनफैक्ट बात कर रहे थे अमरीकी इंतखाबात को लेकर, और हालिया पेशरफ्त जो हुई और डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सदर बन गए, लेकिन जो अब पाकिस्तान के मैटर्स हैं उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। पेशरफ ने जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये बड़ी प्रेडिक्टेबल है और कभी कभी लगता है कि ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने तौर पे कोशिश करी, और तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातें जो हैं उसके ऑपोजिट हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हमें सुनाई देती है कि जी सपोर्ट है नहीं है, कुछ डील की बातें होती हैं, कुछ ढील की बातें होती है। इस जो सियासी कशीदगी है इससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, मगर ये बात तय है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। सारी सूरत हाल में जो एक अनस्टेबिलिटी का फैक्टर है उसने आवाम को खासा परेशान किया हुआ है। हालिया जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जी रवा साल जो गुर्बत की शरह है गुज़श्ता साल की निस्बत 3 बढ़ने के बाद जो है ये 40.5% हो गई है। और ये जो गुर्बत की शरह, ये मैं आवाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि ज़ाहिर है हम सियासत को रोज़ डिस्कस करते हैं लेकिन अवामी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ की हमने बात की उसकी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शामिल हैं, इसमें भी कुछ हमें बातें सुनने को मिलती हैं। जिन गेस्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ इनकी सियासत के हवाले से और इनके बयानात के हवाले से तो मैंने इसलिए बात का रेफरेंस दिया कि जब तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के हवाले से बात हो रही थी तो कमरुज़्ज़मान काहिरा समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के ऊपर बैन लगाने के सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन उसके बाद फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने इसको निगेट किया और उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह के किसी भी बयान को ओन नहीं करते। लेकिन ये जो सारी पीपल्स पार्टी की इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम तर चीज़ें हैं उस पर भी हमने कायरा साहब का तज्ज़िया लेना है, ज़ाहिर है। और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है इसके लिए तमाम पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मंझे हुए तजर्बाकार सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने प्रोग्राम में वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब, अभी हम अमरीकी इंतखाबात के हवाले से भी बात कर रहे थे और मैंने पहला सवाल भी आपसे यही करूँगी। ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट मुंतखब होना, और इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि मुल्की सियासत में चूँकि अमेरिका कहीं ना कहीं एक स्टेक होल्डर तो रहता है, मुल्की सियासत पे नहीं ओवरऑल हमारे ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं अमेरिका के साथ माजी में भी। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर ने भी मुबारकबाद दी है ट्रंप को। तो आप क्या समझते हैं जी आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में ताल्लुकात जो सफारती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बेहतरी आ सकती है मजीद? पहली बात तो यह है जी कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बात करते हुए आप भी और हम भी सारे हिचकिचाते हैं। हमारे मुल्क में खास मिजाज बन गया है कि जब भी आप कोई हकायक में मबनी बात करते हैं तो इमीडिएटली फतवे लग जाते हैं कि आप डरपोक हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप फला हैं, पता नहीं क्या क्या। एक हकीकत है कि आज लम्हा मौजूद में अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट है, बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है।
और इस वक्त उसका दुनिया पे इतना असर है कि वो मुल्कों की तकदीरें बदल रहा है। ये भी है, ये एक तरफ दुनिया में उसके खिलाफ उभरती हुई कुव्वतें भी हैं, ये बात भी है, चीन है, बाकी ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसे मुल्कों में शामिल है जब हमने अमेरिका की बहुत सारी बातें मानी और बहुत सारी बातें नहीं मानी। ये भी हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि जब हमें कहा गया वॉर ऑन टेरर में या बाकी चीजों में, तो कई चीजों के ऊपर हमने एग्री किया, कहीं पे नहीं किया। तो ये तासर भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो वो कहे वो मान लिया जाता है, उसका असर है। एक तासर हमारे यहाँ ये है कि जी अमेरिका पे क्यों हम उसके आगे झुके हुए हैं, क्यों उसके गुलाम बने बैठे हैं। हम आजाद कौम हैं, हम आजाद जमहूरियत है, अपने फैसले करें, हम ईरान के साथ मायदे करें, हम बाकी मुल्कों से मायदे करें। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि यार थोड़ा सा हक़ाइक़ को चेक कर लेना चाहिए। आज मुसलमान कौमें बिलअमूम और पाकिस्तान बिलखुसूस ऐसे हालात का शिकार है कि हमें हर साल, अभी आइंदा कई सालों के लिए अगर हालात ठीक रहे तो भी आइंदा कई सालों के लिए IMF की मदद चाहिए, वर्ल्ड बैंक की मदद चाहिए, यूरोप की मदद चाहिए, अमेरिका की मदद चाहिए, ऑफ कोर्स चीन की भी चाहिए, ऑफ कोर्स मुसलमान मुल्कों की भी चाहिए। लेकिन ट्रेड आपकी यानी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम चाइना से सामान मंगवाते हैं और उसको डॉलर्स देते हैं। यूरोप और अमेरिका हमसे सामान मंगवाते हैं और हमें डॉलर देते हैं। तो अगर हम चाहें कि हम IMF से भी कता तल्लुक कर लें, वर्ल्ड बैंक से भी कर लें, कंसोर्शियम से भी कर लें, तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें किसी मुहिमजोई में गए बगैर एक ऑनरेबल ताल्लुकात रखने चाहिए, किसी बड़कबाजी के बगैर, और जहां हमारा मुफाद हो मुल्क का उसके ऊपर रैशनल बातें करनी चाहिए, बढ़के या तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। बुश प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से दुनिया में एक अनसर्टेनिटी सी है, दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। कुछ ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं जंगों को रोकूंगा, एक अच्छा अमल है, अल्लाह करे वो कर पाए। मिजाज तो खुद उनका जंग करने वाला है, लेकिन हो सकता है पॉलिसी में वो जंग करने को रोक सके और दुनिया में स्टेबिलिटी ला सके। अल्लाह करे वो चीन के साथ किसी नई कशीदगी में से दाखिल ना हो जाए, क्योंकि ये बड़े हादसों की लड़ाई जो होगी उसमें हमारे जैसे ममालिक वो उसका लाजमी शिकार होते हैं। तो हमें तभी इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और ट्रंप हमें पसंद हो या ना हो, ये अमेरिकन कौम का इस वक्त वोट है। ये एक बहस ये भी है कि जी फलां लीडर ने पहले उसकी बड़ी बात तारीफें की थी, अब तारीफें कर रहा है। तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे भारत के, तो उनको अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लग गई थी बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट। लेकिन जिस दिन भारत के अवाम ने उन्हें अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया, तो अमेरिका ने कहा कि अब हमें एक रियासत के साथ ताल्लुक रखना है। उन्होंने रियासत के साथ ताल्लुक रखा। हमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल करनी चाहिए। हमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल करनी। अच्छा कायर साहब, यहाँ पर तहरीके जब से ये इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही थी और तहरीक इंसाफ में ये परसेप्शन क्रिएट हुआ था या किया जा रहा था कि जी ट्रंप के आने से ये होगा कि बानी PTI जो हैं वो जेल से छूट जाएंगे, या उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन पे बहुत पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा और फिर कुछ ही दिनों में कुछ हालात वाक़यात बदल जाएंगे। आपको लगता है इस परसेप्शन में किसी हद तक सदाकत है या नहीं, ये खाम ख्याली है? मेरे ख्याल है PTI ने भी शायद कुछ रियलिटी चेक कर लिया है और अब अपने इस क्लेम से वो हट रहे हैं। उनके अपने बहुत सारे लीडर्स ने यही कहा है कि नहीं नहीं, हमने ये तो नहीं कहा था, हमने तो कहा था कि ट्रंप के आ जाने से वहाँ ओवरऑल मिजाज बदलेगा, लेकिन हमें तो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेना है। सो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इस हद तक आगे जाएगी। और इतना भी ज़्यादा ताल्लुक इमरान खान साहब का कोई बहुत दोस्ताना नहीं है। हम अयूब खान से लेके आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं, उनको हुक्मरानी के दिनों में अमेरिकन सदूर हमेशा अपना दोस्ती कहते रहे, किसी को अपना मुखालिफ नहीं कहा उन्होंने। तो ये दोस्ती हमेशा हालात और जरूरतों के तहत होती है। इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वैसे ही पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी जमात को भी चाहिए कि वो इसी पे खड़े रहें। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई बड़ा असर आएगा, और अगर आएगा
और फर्ज करें वो कहते हैं कि जी वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत पे दबाव डालेंगे, तो इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब दबाव डले और हमने वो दबाव कबूल नहीं किए। जिस तरह एटमी धमाके करने का था, जिस तरह एटम बम बनाने का आगाज करने का था, जिस तरह वार ऑन टेरर के अंदर कई मौके ऐसे आए जिसपे हमने अपना मौक़िफ़ लिया और उससे अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन कोई पाकिस्तान के नाते तो बंद नहीं हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा आपके मुताबिक। अच्छा, हमने भी मुख्तलिफ जब तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बैन लगने के हवाले से बातें हो रही थी, तो आप जैसे बहुत सारे सीनियर सियासतदान जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि आप किसी भी हक़ में किसी भी सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन के हक़ में नहीं हैं, जिस पे फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने उसको कहा भी, उसकी के लिए मुखालफत भी की। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है जी कि जो तहरीक-ए-इंसाफ पे बैन हो या किसी भी सियासी जमात पे बैन हो, आप इस बारे में बड़े वोकल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, जमातों पे बैन लगना कोई आसान कदम नहीं। तब वक्त है कि जमात किसी ऐसे अमल में मुलव्वस होने के सबूत मिल जाए कि वो मुल्क की दुश्मनी पे उतर आए, वो मुल्क को तोड़ने के दरपे कोई तहरीक चलाने लग जाए, तो ऐसी सूरत में तो और बात है, वो भी एक बड़ा लीगल प्रोसीजर है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर रहा, हमारी जमात के ऊपर पाबंदी लगी, हमारे हाथों पाबंदी लगी, इसी तरह पीटीआई के ऊपर भी बातें होती रही, तो तारीख इस बात की शाहिद है कि अगर सियासी मुखालिफिन जो हुकूमतें हैं वो जमातों पे पाबंदियां लगाएं तो जमातें ना खत्म होती हैं ना कमजोर होती है, बल्कि उससे ज्यादा सिंपैथी मिलती है। लिहाजा किसी सूरत में भी अपनी जाती सियासी कचपकश की बदौलत तो आपको बिल्कुल ये हक हासिल नहीं है कि आप किसी जमात पे पाबंदी लगाएं, चे जाए कि वो जमात किसी ऐसे अमल में मुलव्वस होने के सबूत मिल जाए कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो, तो फिर और बात। चलें, ठीक है। 26वीं तरमीम के हवाले से जो असरात हैं, आप क्या समझते हैं जी? ज़ाहिर है वफाकी निज़ाम पर आपको, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि ये तरमीम हो गई, सब कुछ हो गया, आप पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट भी किया, लेकिन आप इसके असरात, चूँकि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जमातों ने इस पर ले दे की भी, और हमने देखा भी कि जिस तरह से एतराज़ात हुए भी। देखिए, एतराज़ात होना तो नेचुरल अमल है, हर जमात के अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने मंशूर हैं, और अगर कोई जमात यानी हुकूमत वक्त एक तजवीज़ पेश करती है तो मेरी जमात ने कहा कि ये हमारी तजवीज़ भी है, ये भी ले ले। फिर उन्होंने कहा कि फलां क्लास में इस तरह अमेंडमेंट करनी चाहिए, हमने कहा नहीं, इसके ये समरात असरात होंगे, उसको ठीक करें। फिर मौलाना थे, फिर बाकी जमातें थी, तो सब जमातों का इसमें अपने एतराज़ात फाइल करना और अल्टीमेटली एक बात पे मुत्तफिक हो जाना मेजॉरिटी का, मतलूबा मेजॉरिटी का, तो वो तो बड़ा हुस्न है, यही डेमोक्रेसी है। ये थोड़ा ही है कि हुकूमत ने ड्राफ्ट किया, सब ने कहा जी हाँ आमीन आमीन आमीन, ऐसे नहीं होता। उन्होंने बड़ा दुरुस्त फैसला किया, इसके ऊपर इख्तलाफात आए, इस पे नुक्ता नजर आया, और ये जमातों के अंदर भी होता है। जब कोई पॉलिसी बन रही होती है तो जमातों के अंदर जो कमेटियां बनती हैं या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो बैठती है, तो उसके अंदर भी बड़ा इख्तलाफ राय होता है, इसमें खुली डिबेट्स होती है, और फिर जाके कोई हतमी अमल जो है वो सामने आता है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि आप उस पे ज्यादा लोगों की राय लेते हैं। यही हमारे दीन का फैसला भी है, दीन का भी यही फैसला है कि आप शुराइयत के जरिए, मशवरे के जरिए फैसला करें, और मशवरा यही जमहूरी मशवरा है, जमहूरी मशवरा है। पाकिस्तान के अंदर कायरा साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जाहिर है ये अभी जो हम टाइम देख भी रहे हैं और जिस टाइम से हम गुजर भी रहे हैं, इकॉनमी को लेकर भी बड़े चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है, और उसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इनपुट डेफिनेटली ज़रूरी है। और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में ये एक पेज पर आना और स्टेबिलिटी के लिए मज़ीद एफर्ट्स को पुट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो सियासी इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी का आप फरमा रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मुल्क का सियासी इस्तेहकाम मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, इस मुल्क के लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत ही जरूरी है, वाइटल है, कोई शक नहीं। अब ये कब होगा और क्या सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुआ करती हैं। सिर्फ एक चीज है कि हमें जो ज़ाब्ता है हमारा आइन, उस आइन के अंदर दिए गए फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है।
इख्तलाफ होगा, अपोजिशन नहीं मानेगी, वो एतराज करेगी, लेकिन एतराज हद के अंदर रहे। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त हद से बाहर निकल के और अगले की इज्जत उछाल देना, जाती हमले करना, उसके इख्तलाफ राय को ना सही समझना, ना उसको सही तरह रिबट करना, बल्कि उसकी तशख़्ख़ुस के ऊपर, उसके लफ्जों के ऊपर खेलते जाना, मनफी बहसें करना, और मीडिया और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के जरिए जो एक अंबार होता है इल्ज़ामात का और नेगेटिव ओपिनियन का, वो फैला देना, ये तो नेचुरली अमल नुकसानदेह है। हमारे यहाँ अभी फौरी तौर पे तो स्टेबिलिटी मुकम्मल तौर पे आने के जल्द इम्कान मुझे नजर नहीं आते, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अच्छा कारा साहब, अभी आपने कहा कि कभी भी सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आती हैं, लेकिन जब एक हुकूमत होती है, कोalition गवर्नमेंट है आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ऑपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वक्त चाहते ना चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऑपोजिशन के रोल पे अंदर मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती है कि जी हमें ऑपोजिशन करने नहीं दी जा रही, हमें उस तरह से हमारी जो कह रहे हैं डोरे खींची गई हैं, हमें तंग किया जा रहा है, चाहे वो एहतजाजी जलसे हों या दीगर मामला। तो आप समझते हैं कि वाकई ऑपोजिशन का जो रोल है उनको वो प्रॉपरली करने नहीं दिया जा रहा, तभी वो इतना टफ टाइम नहीं दे पा रहे और उनको टफ टाइम मिल रहा है? पहली बात तो यह है कि टफ टाइम देना ही अपोजिशन नहीं होती। मुनासिब क्रिटिसिज्म करना ये बुनियादी तौर पे सही अपोजिशन होती है। ये कहना कि हमें अपोजिशन नहीं करने दी जा रही, ये जो ग्रोइंग डेमोक्रेसीज होती है हमारे जैसे मुल्कों में, हाँ अपोजिशन जो है वो जरा तगड़ी होके ही उसको कोई करने नहीं देता, बल्कि उससे हिम्मत से करनी होती है। हम तो मार्शल लॉ की अपोजिशन करते रहे और उसके सजाएं भी भुगतते रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ये भाई भी इसी तरह करें, उनको काफी स्पेस अवेलेबल है, उनके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके पास असेंबली का फ्लोर है। अब वो उससे हट के खुद ही लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाए, वो यक वक्त सारी सियासी जमातों से भी लड़े, वो मीडिया से भी लड़े, वो अदालत से भी लड़े, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े, और फिर वो नेगेटिव नेशनलिज्म के अमल को भी जो इस्तेमाल करे। तो इससे बहरहाल ये जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है ये बड़ी तकलीफ में होती है, तो उनको खुद अपने रवैयों पे भी गौर करने की जरूरत है और हुकूमत को और समाज को भी देखने की जरूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे ऊपर और पीपल्स पार्टी क्या सोचती है उस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, मैच के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड वनडे खेला जा रहा है और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले मैच के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी और सीरीज़ में अभी 0-1 से बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में जी नसीम शाह को भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो बेहतर है, जबकि टीम का हिस्सा भी हैं और उनकी मौजूदगी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकती है। और जाहिर है हमने फर्स्ट मैच में देखा था कि कुछ पिच के बिहेवियर के हवाले से हमने डिस्कशन की थी, ओवरऑल बातें की थी। आज ना सिर्फ इस सीरीज़ के तनाजुर में हम बात करेंगे कि जाहिर है जो टीम आज अगर जीतती है, अगर पाकिस्तान जीतती है तो फिर एक जो फाइनल मैच होगा, जो थर्ड वनडे होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो अपनी ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी। इसके साथ साथ जी आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग भी जारी कर दी है जिसमें कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली भी हुई है और साथ साथ कुछ बेहतरी भी आई है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सुबह के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है और मिला जी। आई कैन टोटली इमेजिन। अच्छा नजीम साहब, जाहिर है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज़ है, इसमें पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले भी हम कह रहे थे कि टीम की तैयारी, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस किसी भी टीम के लिए ईजी नहीं होती हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान की टीम की तैयारी हो, हमारे जो सिलेक्शन हो, ओवरऑल बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आज दूसरा वनडे है, क्या समझते हैं जी पाकिस्तानी टीम अपनी गलतियों से क्या सीख सकती है?
और मिला देखें, एक अच्छी चीज ये थी कि पाकिस्तान टीम ने पहले वनडे मैच में बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कमबैक किया कि अगर आप पहले बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो वो कोलैप्स दिखाई दे रहा था, उसने उतना परफॉर्म नहीं किया। रिजवान ने थोड़े से रन्स किए, बाबर ने रन्स किए, लेकिन बाबर से जितनी एक्सपेक्टेशन हम इस वक्त लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि और मिला आपको पता है कि बाबर के लिए, शाहीन के लिए, नसीम के लिए यही ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसके बाद वो जिम्बाब्वे नहीं जा रहे, तो वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो फिर एक मर्तबा फिर जो कहा जा रहा है कि बाबर भी बाहर हो सकते हैं तो वो भी बाहर हो सकते हैं, यहाँ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परफॉर्म करें इस सीरीज में। और बाबर ने, जैसे मैंने कहा कि सब लोगों की नजरें इसी जानिब दिखाई दे रही हैं, बाबर कैसा परफॉर्म करते हैं, बाबर किस तरह खेलते हैं। बाबर के 36 रन बहुत अहम थे, बाबर का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया था, लेकिन उर्मिला बात ये हो रही है कि आप 36-35 रन तो बाबर पहले भी कर रहे थे। बाबर से जो एक्सपेक्टेशन हम लगा के बैठे हैं, बाबर हमारा किंग है, वो परफॉर्म करेगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि नीचे से जो रन स्कोर किए थे, नसीम शाह ने स्कोर किए और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने रन स्कोर किए थे, वो बहुत क्रूशल रन्स थे, जिसकी वजह से हम 200 प्लस करने में कामयाब हुए। फिर 100 for 3 ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से वो मैच जीत रहा था, पाकिस्तान ने जान मार के उस मैच को दिलचस्प बनाया और पाकिस्तान उस मैच को वहां तक ले गया था कि एक वक्त में लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन जितनी दरमियान में पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की थी उतनी अच्छी बॉलिंग हमने नहीं की आखिरी के ओवर्स में। आपके गेंदें की थी जिसकी वजह से उन्होंने शॉट मारने के बाद मैच जीता। फिर हमने कुछ गेंदें जो है वो थोड़ी आगे की थी, हॉपफॉली हो गई थी, तो वरना शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता। और आज जो मैच यहाँ एडलेड में खेला जा रहा है, यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उर्मिला हम देखते हैं तो 8 मैच अब तक यहाँ खेले गए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई के, और पाकिस्तान सिर्फ एक मैच 1996 में वसीम अकरम की क़यादत में 12 रन से जीता था। अच्छा। इसके अलावा पाकिस्तान यहाँ पे कोई मैच नहीं जीता है, तो ये कोई बहुत अच्छा वेन्यू नहीं है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि किसी भी टीम के लिए कोई अच्छा वेन्यू तस्वुर नहीं होता, जो जाते हैं वहां पे मुश्किल, लेकिन इंडिया वो टीम है और मिला जो ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे ज्यादा टफ टाइम देती है। वो कि वो अभी न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, लेकिन आप वो जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने, वो सबसे ज्यादा तगड़ा मुकाबला करते। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, हमें वो मैच पहले तो आप जो हम कमाल करते हुए जीतने चले गए थे, जहां तक चले गए थे वहां जीत लेना चाहिए था, तो वो एक फिनिशिंग का भुगतान था। लेकिन पाकिस्तान वो मैच हारा, मोराल नहीं हारा, और आज अच्छे मोराल के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में है। अच्छा, जैसे नसीम साहब आपने खुद भी कहा कि हम वो फिनिश नहीं कर पाए, और ये हमारा ये पहली दफ़ा का मसला नहीं है। जब भी हम किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, मैं बड़ी टीम से मुराद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह से बात कर रही हूँ, कि हमारे ऊपर समटाइम्स इतना हम प्रेशर लेते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी वो नज़र आता है, हमारे बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, फील्डिंग के टाइम पे भी। ऑस्ट्रेलिया के साथ का इशू नहीं है, हम हर टीम के साथ फिनिशिंग लाइन तक जो पहुंचने वाला फैक्टर है वो लैक करते हैं, क्योंकि हमारे जो टेल एंडर्स हैं या दीगर चीज़ें हैं उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और इवन हमारे जो ओपनर समटाइम्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। व्हाट डू थिंक कि ये जो टीम या गेम को प्रॉपरली फिनिश करने वाला फैक्टर है, ये हमेशा से क्या ऐसा था, क्योंकि आप तो बहुत अरसे से क्रिकेट को कवर करें, या मुझे लगता है कि ये विद टाइम ज्यादा हो गया है? देखिए और मिला, माजी में हमने खासे क्लोज मैच खेले, वसीम, वकार, इनकी क़यादत में मुझे याद है एक मरतबा तो जस्टिन लैंगर को आउट नहीं दिया था पाकिस्तान ने, 2 मरतबा आउट किया था, शायद पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज जीत जाता, क्योंकि 2-1 पाकिस्तान वो सीरीज हारा था, और पाकिस्तान बहुत क्लोज चला गया था। जब मैं 96 और 7 कुछ इसी तरीके का टूर था वो, जहाँ पे पाकिस्तान बहुत ही करीब आ गया था, 2 मरतबा बड़ा क्लोज LBW का शॉट था, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान के हक में नहीं गया। जस्टिन लैंगर उस मैच को खत्म करने में कामयाब हो गए। देखिए ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से जब पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम गए, जो बहुत ही ज्यादा बड़े तस्वुर किए जाते थे, उनका फाइट देने का लेवल थोड़ा सा इस वाले लॉट से हाई था। वो थोड़ा सा, मैं वसीम, वकार, शुएब अख्तर की बात करता हूँ, आमिर आसिफ ने भी जाके जिस तरीके का वहां पे मुजाहरा किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैच अक्सर ये होता था, आपको याद होगा वो मैच निकाल लिया करते थे, अगर फंसा हुआ मैच हुआ करता था तो हम जीत जाते थे। हमारी जो ये लॉट है ये फंसा हुआ मैच जिता नहीं पा रही,
ये मैच फंसा देती है, ये मैच लड़ते हैं, ये अच्छा साइन है कि ये लोग लड़ते हैं, मैच को वहां तक ले जाते हैं, लेकिन ये मैच फिनिश नहीं कर पाती। ये इस लॉट में ये फॉल्ट आपने बहुत अच्छा कहा कि ये यहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, और अब तक लैग करना नहीं चाहिए। देखिए, शाहीन का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, नसीम शाह का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, ये दो आपके ऐसे कल नसीम शाह के अनफॉर्चुनेट था कि वो क्रैम्प आ गए थे, यानी पहले ओडीआई में, तो उन्हें बाहर जाना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के अगर शायद जिस जगह पे आप मैच को लेके आ गए थे, 16-17 रन चाहिए थे, 2 विकेटें बाकी थी और वो प्रेशर में आ गए थे, अगर ऐसे मौके मिलते तो बहुत कम वसीम वकार जाया किया करते थे, वो मैच को फिर ग्रिप कर लेते थे। लेकिन हमारी बॉलिंग को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, बहुत जान लगाई इन्होंने, और एक ऐसे वक्त में जैसे मैंने कहा कि आप 203 बचा रहे, आपके 100 से ज्यादा रन हैं, 3 आउट हो चुके, तो आपको पता है मैच ये आसानी से ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन में जीत जाएगा, लेकिन आप क्लोज लेकर गए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इस सीरीज में, और मिला, और जो उन्होंने टीम अनाउंस की है कि जो नेक्स्ट आखिरी वनडे खेला जाएगा उसमें तो उनके कप्तान पैट कमिंस भी नहीं खेलेंगे। तो अभी उन्होंने बहुत चेंजेस के साथ क्रिकेट खेली है, लेकिन उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है कि जो खिलाड़ी भी आता है वो बहुत स्ट्रांग मेंटली होके आता है, फिजिकली बहुत होता है, बहुत प्रिपेयर्ड होके आता है, तो उनके खिलाड़ियों में ये चीज दिखाई दी। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। आई होप पाकिस्तान आज मैच जीते, और जिंक्स बना हुआ है, वो टूट नहीं रहा है, वो जिंक्स टूटना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत ही नहीं पाते हैं, क्यों ऐसी क्या चीज है, इंडिया जीत जाता है। हमने इनिशिएट कर लिया टेस्ट सीरीज में, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच जीता है, उसके बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जिंक्स भी ब्रेक होगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जीते। अच्छा, एक और चीज़, अभी हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं, हमने ये एक चीज़ अभी ऑब्जर्व भी की और आपने अपनी बात में इसका जिक्र भी किया नसीम साहब, कि हम एक प्लेयर को रेस्ट नहीं देते, हम एक ही प्लेयर से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और उसी पे बर्डन होता है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि बाबर ना 11 बहनों का इकलौता भाई है या 10 बहनों का इकलौता भाई है, हम सारी चीज़ें ना उस बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं या शाहीन शाह अफरीदी से एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस, उनकी भी एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, हमें दीगर प्लेयर्स को यूटिलाइज करना राइट टाइम पे, राइट जगह पे, ये मैनेजमेंट का काम है। व्हाट डू यू थिंक कि इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए, इसमें 2 पहलू होते हैं। एक होता है नंबर 1 जो क्रिकेट में बहुत काउंट करता है, दैट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। हम अपने खिलाड़ियों की वर्कलोड मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते कि हमें अगर जैसे बाबर आजम से अगर परफॉर्म नहीं हुआ, आप 4-5 मैचों में नहीं हुआ, आप एक मैच आराम दे दें, सारी दुनिया में दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बाबर का एतमाद भी खत्म ना होने दें, क्योंकि बाबर रोज रोज नहीं आते। ये एक बड़ा टेक्निकल काम होता है कि आपने अपने जैसे बच्चों को लेके चलते हैं, घर में हर बच्चा एक मिजाज का नहीं होता और हर बच्चा एक जैसा परफॉर्मर भी नहीं होता। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कोई खेल में अच्छा होता है, वो खेल में अच्छा नहीं होता। हर का अपना एक फ्लेवर है। लेकिन वो जो बाबर आजम जैसे बच्चे ना रोज रोज नहीं आते। बाबर आजम जैसे की हिफाजत करनी चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि आप उनसे अड़ी लेके बैठ जाएं। उनकी हर चीज के ऊपर जो है वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, और सबसे बड़ी चीज समझ के लेके चलो उन्हें। आप ऐसे नहीं लेके चल सकते। आप माजी में बहुत टैलेंट खराब कर चुके हो क्योंकि आप खिलाड़ियों को समझे नहीं। उमर अकमल की एग्जाम्पल मौजूद है, अहमद शहजाद की एग्जाम्पल मौजूद है। वो खुद तो अपने दुश्मन थे कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप अपने टैलेंट को भी तबाह कर देंगे। आपको संभालने की स्किल्स आप में होनी चाहिए जब आप जिम्मेदारी संभालें, चाहे टीम की हो या क्रिकेट बोर्ड की हो। शोएब अख्तर की एग्जाम्पल आपके सामने। अब वो बहुत आसान पर्चा नहीं थे, लेकिन जनरल तौकीर जिया उनको लेके चले और उनसे जितना काम लिया जा सकता था लिया। और शोएब को जितने लोग जानते हैं ना, शोएब बहुत डिसिप्लिन थे, अंदर टीम का माहौल उन्हें इनडिसिप्लिन करने में रोल प्ले करता था। और सेम सिनारियो यहाँ पर है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सबके लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल एक जैसा नहीं होता। आपसे थोड़े अर्से पहले तक अगर आप देखें तो ड्रेसिंग रूम का माहौल चंद प्लेयर्स के लिए बहुत मुख्तलिफ था और चंद प्लेयर्स के लिए बिल्कुल अपोजिट था। आज ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा ये जरूर कह रहा है कि ग्रुप जो था वो अब उस तरीके से ग्रुप नहीं है।
और मेरे ख्याल है कुछ अच्छे फैसले ऐसे जरूर हुए। देखिए, अभी कुछ फैसलों में पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। लाइक रिजवान कैप्टन, ऐसा नहीं लगता मुझे कि आप रिजवान को कोई बहुत ज्यादा एतमाद दिया है आपने। ना तो एज अ वो कैप्टन, या चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान बनाया, सीरीज बाय सीरीज वो कप्तान होंगे। फिर अभी तो वो कप्तान बने अपने जिम्बाब्वे में, सलमान अली आगा को T20 सीरीज का कप्तान बना दिया। फिर टीम की सिलेक्शन देखें, असद शफीक गए हुए, असद शफीक कप्तान से और कोच से मुशावरत करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी को राय देंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी हतमी टीम का ऐलान करेगी। हम या तो हार रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, और एक मैच जीत जाए तो भी हमें समझ में नहीं आता आप क्या करना है। आज हमने सारी चीजें आकिब जावेद की गोद में लाके डाल दी हैं। या ऐसा भी नहीं होना। कल अगर थोड़ा सा आकिब balance- जावेद ने एक भी फैसला किया तो उनसे बुरा इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं होगा, ये भी हमें हाँ। याद रखना पड़ेगा। सब कुछ ना दे दो, थोड़ा बैलेंस करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक बड़ा रिजवान के साथ गलत हो रहा है कि ठीक वो शायद बहुत सारी चीजों में फैसले नहीं कर पा रहे हो शायद। ठीक है। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जारी है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज पाकिस्तान भर में थैलेसीमिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मैं बचाव के वर्ड पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में एक और दिन भी मनाया जाता है, वो है आगाही का दिन। और आगाही के हवाले से तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर 100 में से 5 बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का शिकार है। और इस जो बीमारी से लड़ने के लिए, इस जंग से लड़ने के लिए डेफिनेटली एक बच्चा नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। और आगाही को लेकर हम बार बार प्रोग्राम में बात भी करते हैं, इस हवाले से काम भी करते हैं, लेकिन आज हम इससे बचाव के दिन के हवाले से बात करेंगे। और गंगाराम हॉस्पिटल में जी थैलेसीमिया से बचाव के हवाले से और इस दिन के हवाले से क्या काम हो रहा है, इस रिपोर्ट में नताशा रहमान हमें बता रही है। गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, थैलेसीमिया मर्ज़ का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों को ये भी इल्म होगा कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को हर महीने खून लगाया जाता है। खून लगाने के प्रोसेस में मरीज़ को किस कदर तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है और किन मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको ये भी बताते जाएं कि एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो मरीज़ हैं वो थैलेसीमिया मर्ज़ में मुब्तला हैं। आज चूँकि पाकिस्तान में थैलेसीमिया से बचाव का कौमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम थैलेसीमिया सेंटर जाते हैं और वहाँ जाकर मरीज़ों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है, और ये भी देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और कैसे थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है उसकी तशख़ीस की जाती है। तो आइए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन साहिबा मौजूद हैं। चूँकि पंजाब में थैलेसीमिया के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अगर हम पाकिस्तान और दुनिया की बात करें तो थैलेसीमिया के मरीज़ दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, मरीज़ों के लिए? डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये लीड भी कर रही हैं और काफ़ी अरसा हो गया है थैलेसीमिया के बच्चों को उनकी देखभाल भी कर रही हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रहा है और यहाँ पर क्या सहूलियात दी गई हैं, कैसे थैलेसीमिया के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है? पंजाब गवर्नमेंट महकमा सेहत की जानिब से ये अदारा कायम किया गया है जिसे हम पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, और ये गंगाराम हस्पताल में इसका हेड ऑफिस मौजूद है।
यहाँ पे हम थैलेसीमिया से बचाव के लिए थैलेसीमिया कैरियर स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें कि जो कैरियर कपल्स हैं वो भी अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं या शादी से पहले भी थैलेसीमिया की कैरियर स्क्रीनिंग की कैसे होती है, सहूलत थोड़ा दी हम जाती साथ साथ है। चलते हैं और फिर आप हमें जी। बताते भी जाएं जैसे कि सबसे जो- पहला स्टेप क्या होता है। जब जो भी मरीज़ आता है वो पहले रिसेप्शन पर आकर अपना बताता है कि मुझे ये टेस्ट करवाना है। उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो यहाँ पे आपको फ्लेबॉटमी रूम है जहाँ पर कि ये इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये यहाँ पे आते हैं। इनके पास यहाँ पे फील्ड ऑफिसर हमारे बैठे हुए हैं, ये इनको सारा बताते हैं कि ये थैलेसीमिया एक मौरसी बीमारी है और ये आगे हमारे बच्चों में ये बताइएगा, ये हो बिल्कुल सकती फ्री होता है जी, जो, ये बिल्कुल स्क्रीनिंग होती फ्री, है? ये बिल्कुल फ्री सहूलत मुहैया की जाती है। इसमें लड़का या लड़की अकेले भी आ सकते हैं या अगर उनकी शादी हो गई है वो तब भी आ सकते हैं और अगर वो होने वाली है तब भी वो दोनों कपल आ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगला स्टेप क्या होता है वो भी हमें आगे बता दें। हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग का कमरा है। यहाँ पे ये जो भी कपल आता है उसकी हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। ये हमारी ट्रेंड स्टाफ हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं। जो भी जैसे ये कपल आया इनको सारा प्रोसेस बताया जाता है और सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं और उसके बाद इनकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है? रिज़ल्ट तकरीबन हमारा 8 से 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है और जब रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट पर फिर हम दोबारा इन्हें जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर रिपोर्ट आई है कि नॉन कैरियर है वो भी इन्हें बताया जाता है और अगर कैरियर आए हैं तो भी उसके मुतालिक बताया जाता है कि अगर कैरियर हो गए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एक कैरियर की शादी दूसरे कैरियर से नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये प्री मैरिटल है तो एक कैरियर जो है वो कोशिश करे कि उसकी शादी नॉन कैरियर से हो, लेकिन अगर शादी हो चुकी है, जैसे आपने इस कपल में देखा कि इनकी शादी हुई है, अभी हुई है और अभी इनका बच्चा कोई भी पैदा नहीं हुआ है, तो हम इन्हें फिर अगर ये तो नॉन कैरियर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये इनमें से दोनों कैरियर आते हैं तो फिर हम इन्हें एक और सजेशन देते हैं कि हमारे पास तशख़ीस क़ब्ल अज़ पैदाइश बच्चे की सहूलत मौजूद है। तो बच्चे को हम 12 हफ्ते का जब हमल होता है उसी पर हम टेस्ट कर लेते हैं। दिखा दें वो डिपार्टमेंट भी कि उस डिपार्टमेंट में क्या होता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अभी हम एक लैब में मौजूद हैं, ये कौन सी लैब है और यहाँ पर कैसे सैंपल टेस्ट किया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं? ये हेमाटोलॉजी लैब है। आपने देखा था अभी वो कपल ने ब्लड सैंपल्स दिए थे कैरियर स्क्रीनिंग के लिए, वो ब्लड सैंपल्स वहाँ से इस लैब में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट CBC हम इन ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए करते हैं और फिर जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो ऑनलाइन हमारे डेटा में सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको रिपोर्ट करती हैं। अगर वो CBC पर ही नॉन कैरियर हो तो नॉन कैरियर दे देते हैं और अगर उसमें शुबा हो कि ये कैरियर हो सकते हैं तो उसके लिए फिर हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास ये ऑक्टा 3 मशीन है और ये वेरिएंट 2 मशीन है। इनके ऊपर वो टेस्ट रन किए जाते हैं और उसमें हम पता लगाते हैं कि आया ये पेशेंट ये जो कपल है ये कैरियर है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, तशख़ीस क़ब्ल अज़ पैदाइश का जो एक टेस्ट किया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है और रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये बताइएगा। जी, उसमें यह कि आपने देखा अल्ट्रासाउंड की मदद से हमने वो सैंपल लिया था प्लेसेंटा से, वो सैंपल और पेरेंट्स के ब्लड, वो तीनों सैंपल्स जो हैं वो यहाँ DNA लैब में आ जाते हैं और ये DNA लैब जो है ये पाकिस्तान की पहली पब्लिक सेक्टर DNA लैब है जो कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे DNA एक्सट्रैक्शन की जाती है और उसके बाद उसका PCR रन किया जाता है और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स तैयार किए जाते हैं और वो रिज़ल्ट्स तैयार होने के बाद फिर वालिदैन को वो रिज़ल्ट्स मुहैया किए जाते हैं। ओके, अभी चलते हैं मरीज़ों की जानिब, उनसे बात करते हैं, उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अदीबा। अदीबा, ये बताइएगा आप कितने साल की हैं? मैं 15 साल की हैं। तो पेन हो रही है? अभी आपको ब्लड लगा हुआ है? जी होती है। कितनी पेन होती है? थोड़ी थोड़ी होती है, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत देगा और सलामत रहोगे, आप खुशियों वाला आप टाइम देखोगे, ठीक है? आमीन। अच्छा, इनके साथ इनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी है? हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम मांगा मंडी से। अच्छा, मांगा मंडी से आए हैं। कितनी दिन बाद आते हैं और कितने बच्चे हैं आपके, पहले ये बताएं। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, बाकी ठीक हैं। इसको एक को ब्लड लगता है और इसको 10-15 दिन बाद ब्लड लगता है। 10-15 दिन के बाद आपने ब्लड लगवाने आना होता हाँ जी, है। किसके साथ आती हैं? हम के लिए आते हैं।
माँ बेटी अकेले आ जाए, हाँ जी, के लिए आ जाते हैं। ये तो बहादुरी की इलामत हुई ना, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। हाँ जी। बिल्कुल जी। नाउमीदी नहीं है बच्चों में बिल्कुल भी, और अगर हम वालिदैन की बात करें तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं और ब्लड लगवाया जाता है। देख सकते हैं कि हर उम्र के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ब्लड लगवा रहे हैं और प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ती है। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक है, आप इजी रहें। आप हमें बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं दीपालपुर से। दीपालपुर से। कितने दिन बाद आते हैं? हम महीने बाद। महीने बाद आते हैं। तो पेन हो रही है, दर्द हो रही है? जी। किसके साथ आए? अपनी अम्मी के साथ। अम्मी के साथ आए हैं। आपकी वालिदा कहाँ है? वो बाहर गई हैं। बाहर गई हैं। अच्छा ठीक है जी, वालिदा के साथ आए हैं और हर महीने के बाद। दीपालपुर बहुत दूर है लाहौर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हैं और ब्लड लगवाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए छोटे छोटे शहरों में भी थैलीसीमिया के जो डे केयर सेंटर होते हैं उनको होना चाहिए, ना कि आप इतनी दूर से लाहौर आ रहे हैं और फिर आप ब्लड लगवा रहे हैं। और भी बच्चे मौजूद हैं प्यारे प्यारे से, जो कि दिल में उम्मीद लेके एक यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलो, शाबाश, ऊंचा बोलो। क्या नाम है? ज़ारा फातिमा। ज़ारा फातिमा। स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में है। पेन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। नहीं। अच्छा जी, आप इनकी वालिदा हैं? हाँ जी। बताएं कहाँ से आई हैं आप? उकाड़ा से। उकाड़ा से। कितने दिनों बाद आती हैं? 2 हफ्ते बाद भी, 15 दिन बाद भी। 2 हफ्तों बाद भी और 15 दिन बाद भी। ये तो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा, बच्चों को जो ब्लड बैग्स लगे हुए हैं ये कैसे रिसीव करते हैं, या फिर आप लोग खुद इन्होंने एक कोई रिकॉर्ड बना के आप लोगों ने रखा होगा? जी, सबसे पहले तो मैं पब्लिक टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रिवेंशन डे के मौके पर जो है इतने अहम इशू को हाईलाइट किया है। और ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इतने ज़्यादा बच्चे आपने देखे हैं कि थैलेसीमिया के, और जिनकी ब्लड रिक्वायरमेंट जो है वो हर 15 दिन के बाद एक बच्चे को ब्लड बैग लगना होता है। ये वेरी भी करती है पेशेंट टू पेशेंट। जो बड़े बच्चे हैं सम टाइम उनको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो अब हम आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि ये ब्लड कहाँ से आता है। तो इसमें हम कैंपेन्स लॉन्च करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वहाँ हम कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस मुहिम चलाते हैं। उन नौजवान तालिब इल्मों को हम ये बताते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगियों का दारोमदार जो है वो ब्लड डोनेशन के ऊपर है, और वो ब्लड डोनेशन एक सेहतमंद नौजवान या बच्ची ही दे सकती है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। इसमें हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद है कि हम इनकी सब टाइपिंग भी करते हैं। जिन बच्चों को ब्लड रिएक्शन ज़्यादा होते हैं हम उनकी सब टाइपिंग में जाते हैं और मैक्सिमम मेजरमेंट्स जो है वो उनको फॉलो किया जाता है ताकि इनके ब्लड रिएक्शंस के जो चांसेस कम से कम हों। ठीक है जी। तमाम जो प्रोसेस है और थैलेसीमिया के मरीज़ क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं और कैसे उनको ब्लड लगता है, कहाँ से वो आता है, तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो जाते जाते मेरा आप सबको यही पैगाम है कि खुदारा आप भी इन थैलेसीमिया मरीज़ के जो मरीज़ हैं इनके लिए भी अपना ब्लड डोनेट करें ताकि ये लोग भी ज़िंदगी को जी सकें, ज़िंदगी की खुशियों को जी सकें। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। वैसे तो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो बिनाले है जो कि पिछले 1 महीने से जारी है, आज 8 नवंबर को इस लाहौर बिनाले का लास्ट डे है। और इस बिनाले के अंदर आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखी। आर्ट के शौकीन अफराद के लिए बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन आज YMCA में हम आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ पर एक आर्ट एग्ज़िबिशन है। और इस एग्ज़िबिशन में अगर आप आर्टिस्ट हैं या आपको क्रिएटिव स्किल्स का शौक़ है तो ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज इस बिनाले के आखिरी दिन आप इस आर्ट को भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो आर्ट एग्जीबिशंस हैं उनको भी देख सकते हैं। सो हमने सोचा कि आपको वर्चुअली इसकी सैर कराई जाए। देखते हैं।
वेरी एक्साइटेड कि ये लाहौर बिनाले होता क्या है। बिनाले वो होता है जो पब्लिक के लिए किया जाता है। यहाँ पे आने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लाहौर बिनाले 2024 के ज़ेरे एहतमाम YMC में आर्ट वर्क की दिलचस्प नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ फनकारों के आर्ट वर्क को आम लोगों तक पहुँचाना है। बानी आबिदी का KM32 एक मुनफरिद और दिल को छूने वाला वीडियो प्रोजेक्ट है जो उनकी वालदा के पुराने फूड प्रोसेसर को बयान करता है। ये प्रोजेक्ट साउथ एशिया की जुगाड़ सकाफत का आकाश है जिसमें रोजमर्रा की नाकारा अशिया को दूसरी चीजों में बदलकर काबिल इस्तेमाल बनाना होता है। बानी आबिदी के इस प्रोजेक्ट में मुरम्मत करने वालों की महारत और उनकी मेहनत को खराजे तहसीन पेश किया गया है। ये रूम जो है ये नूरजहां अखलाक है जो जुरुल इखलाक की बेटी हैं, उनका ये रूम है। नुमाइश में मौजूद नूरजहां अखलाक का काम हमें पुरानी और नई रवायात के इम्तिजाज से रोशनास कराता है। ये जो आपको यहाँ पे आर्ट वर्क नजर आ रहा है इसे मिक्स मीडिया कोलाज कहते हैं आर्ट वर्क की लैंग्वेज में। वो अपने आर्ट वर्क के जरिए हमें माशरती रवैयों और माजी की याददाश्तों को अयां करती हैं। उन्होंने माजी की बाज़ गश्त नामी पेंटिंग्स में अपनी शनाख्त को नए सिरे से मुनव्वर किया है। इनमें इन्होंने जो बैक साइड पे लगाए हैं ये हैंडमेड पेपर है और यहाँ पे ये जो बाकी है ये जापानीज कल्चर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। नीलोफर अहमद के कामों में हमें इंफरादियत और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। उनका आर्टवर्क इंसानी जज्बात, ख्वाबों, समाजी मसाइल की अक्कासी करता है। ये जो वीडियो में आपको एक लेडी नजर आ रही है ये नीलोफर खुद है और ये आर्ट वर्क कर रही हैं जो क्लाइमेटिक सारे क्राइसिस हो रहे हैं ना उनको शो कर रहा है। सकूत के लम्हे में उनकी तख्लीकात जिंदगी के पेचीदा एहसासात की नुमाइंदगी करती हैं जो माजी की तल्ख हकीकतों और मुस्तकबिल की उम्मीदों का एक संगम है। इमरान चन्ना का आर्टवर्क तारीख और उसकी पेचीदगियों का अक्कास है। वो तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनफरिद और जाज़बे नज़रअंदाज में पेश करते हैं। इमरान चन्ना का वर्क है जो कि आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के ही हैं और इन्होंने यहाँ पे 3D इफेक्ट में ये 3 सेट्स बनाए हुए हैं जिसमें पहले पे आप ड्राई देख सकते हैं, दूसरे में वाटर, तीसरे में प्लांट्स आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रॉमिस लैंड है और जो कि आई थिंक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है जो कि हम इसको फील कर सकते हैं। इधर बैठ के आप फील कर सकते हैं, आप ड्राइंग को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पूरा विजिट कर सकते हैं। उनके तारीखी मंजर नामी आर्ट वर्क में हमें उनकी इनफरादी नज़र से मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात की अक्कासी देखने को मिलती है जो हमें माजी की खोज पर ले जाते हैं। आम जैसे कोई वीडियो है लोगों की वैसी वीडियो अगर आप आके उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं तो वो एक आर्ट वर्क ही कन्वर्ट हो जाता है शेप में। तो ये एक है और वैसे भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं है ये क्योंकि बाहर गए में ऑलरेडी बाहर से इन्होंने चीज़ें पिक की हैं देन यहाँ पे ये लेके आए क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये यूरेडो आर्टिस्ट है, ही इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया और उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आके बनाया एंड ही टुक ओनली 3 days टू कंप्लीट दिस पेंटिंग। ओरेडो कलेक्टिव में डिकी टकंदर का काम सकाफती तनु और कम्युनिटी की ताकत को उजागर करता है। उनका कम्युनिटी की कुव्वत नामी आर्ट वर्क हमें याद दिलाता है कि फन के जरिए माशरती हमांगी कैसे मुमकिन है। उनकी टीम की तख्लीकात में हमें यकजहती का खूबसूरत पैगाम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिश्वत से ज़ुबान बंद की है कि कोई सच ना उगलने पाए और यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी दिखाई दे रही है और जो आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है उन लोगों को दबा दिया गया है। और जो साइन बोर्ड्स हैं ये साइन बोर्ड्स के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है ये इंडोनेशियन लैंग्वेज है। पपाइनस इज़ अ सिटी इन इंडोनेशिया और वहाँ की सारी जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन की गई है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, करप्शन है, अनलो है, सारी आज़ादी को बंद कर दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे बर्ड नज़र आ रहा है कि बर्ड एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम होता है बट यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है। तो ये सारा यहाँ पे शो करवा रहा है। विमेन फेस्टो के तख्लीककार निताया, वर्षा नायर और फपतवान सवांकत ख़वातीन की ताकत और उनकी कहानियों को उजागर करते हैं। वुमेन फेस्टो एक इवेंट है, हर साल होता है। दिस ईयर बिनाले फाउंडेशन वालों ने इसको फंड किया है। उन्होंने यहाँ पे पीसेस ऑफ क्लॉथ पड़े हुए हैं, धागे और सुई वगैरह। तो यहाँ पे लोग आते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी मतलब
थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे बना के वो जा सकते हैं। और फिर जब ये साथ में मिलता है तो ये पूरा एक आर्ट वर्क उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उनकी औरत की शनाख्त आर्ट वर्क में औरत की आज़ादी, जुर्रत और इनफरादी शनाख्त की खूबसूरती को पेश किया गया। ये फन पारे हमें माशरती मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। शौक नहीं है ये, मैं इतना भी नहीं करता, बस मुझे आता है, ये मुझे पता है कि मुझे आता है। वो भी एक कला है, इसको कहते हैं, ये भी एक कला है। अब हमारे जो मर्दों में ये एक बड़ा मसला है ना कि सिर्फ औरत तो जो चीज़ करती है वो मर्द नहीं कर सकते। ये तो कोई बेवकूफ़ी है अगर ये इस तरह का सोच हमारे हमेशा डाइवर्स रखना चाहिए। वोंकिट ही का काम हमें तख्लीकी तजर्बात और सवालात की जानिब लेकर जाता है। उनकी हकीकत और ख्वाब नामी आर्ट वर्क में ख्यालात और तर्ज जिंदगी के रंगों को नए अंदाज में पेश किया गया है। उनका फन हमें हकीकत और तसव्वुर के दरमियान सफर करवाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में ख्वाब और हकीकत का मिलाप कैसे मुमकिन है। ये तमाम फन पारे लाहौर बिनाले 2024 में हमारी तहजीब, तारीख और माशरती मसाइल की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो YMC जैसे तारीखी मकाम पर जिंदा और जावेद हो रही हैं। इन फन पारों को देखें, महसूस करें और अपनी जिंदगी में इनसे जुड़े एहसासात को शामिल करें। मैं सबको यही कहूँगी कि इतनी छोटी सी एज पे आप स्टार्ट करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप क्रिएटिव बने, आप प्रोडक्टिव बने, आपको पता चले कि पाकिस्तान में और भी बहुत चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं।